चैप्टर का नाम क्या है? नव आरंभ या नगर एवं राज्य। क्या है? नगर मतलब शहर, राज्य मतलब क्या होंगे हमारे एक बड़ा एरिया, उसे बोलेंगे राज्य। राज्य की रक्षा के लिए राजधानी तथा सीमांत नगरों की दुर्गाबंदी आवश्यक है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जो न केवल जन सामान्य का पोषण करे अपितु आपदाओं के समय आगंतुकों का भी निर्वहन करे। निर्वहन मतलब उन्हें भी रख सके, आगंतुक मतलब आने वाले। राज्य क्षेत्र स्मरणीय होना चाहिए जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र, खनिज युक्त प्रदेश, काष्ठ वन, गज वन, भोजन संपन्न चारागाह विद्यमान हो। जल के लिए केवल वर्षा पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए अपितु राज्य में नदियाँ, जलाशय तथा अन्य स्रोत भी हों। सड़कें तथा जलमार्ग सुगम व सुव्यवस्थित होने चाहिए। राज्य में उत्पादक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो विविध प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण हो। यानी कि क्या कह रहा है, एक ऐसा राज्य हो जहाँ पे सारी चीज़ों की सुविधा हो, उसे बोलते हैं परिपूर्ण होना। क्या होना? परिपूर्ण होना। आप देखेंगे, याद करिए द्वितीय शताब्दी संवत पूर्व पूर्व के आरंभ काल में अर्थात 2000 सा पूर्व के कुछ शताब्दी पश्चात। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि आज के टाइम से अगर हम 2000 और 2000 यानी कि 4000 साल पहले की बात करें, तब भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाने वाली सिंधु अथवा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का विघटन हुआ। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर सिंधु घाटी जो है उधर क्या रहते थे, लोग रहते थे। सभ्यता का मतलब क्या होता है? बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा लोगों का रहना सभ्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। तो हमारे यहाँ जो सभ्यता मिली वो सिंधु मिली, और सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे इसे, और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते थे। उसके अनेक वो नगर परिपक्व थे, यानी कि उसमें बहुत अच्छे नगर बने हुए थे। कुछ स्थानों पर लोग जीवन यापन करते रहे, परंतु और ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा। यानी कि गांव की जीवन शैली की तरफ उन्हें लौटना पड़ा। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि हड़प्पाकालीन नगरों के समस्त घटक लुप्त हो गए थे, जैसे भव्य निजी एवं सार्वजनिक भवन, भीड़ भाड़ वाले मार्ग, व्यस्त बाजार, विभिन्न शिल्पकारों के अब देखो शिल्पकारों के समूह। शिल्पकार किसे बोलते हैं? जैसे धातुकर, कुम्हार, वो स्थापत्यकार, बुनकर और हस्तशिल्पी जो हाथों से काम करता है। लेकिन प्रणाली, उन्नत स्वच्छता व्यवस्था एवं व्यक्तिगत शासन तंत्र तथा इसके पीछे विद्यमान एक बृहद मतलब बड़ा शासकीय संरचना जिसमें शासक वर्ग क्या करेगा? नेतृत्व करता है। इस प्रकार प्रथम शताब्दी पूर्व तक भारत में नगरीय जीवन क्या हो गया था? लुप्त प्राय मतलब खत्म हो रहा था। यद्यपि उत्तर भारत के कुछ भागों में कहीं नगरीय सभ्यता के अवशेष विद्यमान रहे हैं। उत्तरी भारत यानी कि भारत के ऊपर वाले हिस्से में क्या रहे हैं? बहुत सारे पुराने एविडेंस मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या होती थी, पहले से जिंदगियाँ जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ जीते थे। देखना शगुन, देखो चित्र दिया है। फिर चित्र के बाद देखना, गंगा के उपजाऊ मैदान भाग ने महाजनपदों के फलने फूलने तथा समृद्ध होने में अहम भूमिका, अहम का मतलब होता है मुख्य भूमिका निभाई है। निसंदेह भारत के प्राचीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विद्यमान थी जिनका अध्ययन हम यहाँ नहीं कर सकते। इसके उपरांत यानी कि इसके बाद देखेंगे, अगर हम शताब्दियों की बात करें, गंगा के मैदानी भाग यानी कि सिंधु घाटी के कुछ तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ, जिसका क्रमानुसार संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। अब ये क्या कहना चाह रहा है? इन लाइनों में हमें भाषा नहीं समझ में आती एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की भाषा ये कह रही है कि नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बसे थे, जैसे दिल्ली किसके किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे। इन नवीन नगरीकरण के साक्ष्य में दो प्रमुख स्रोत थे। पहला क्या था? पुरातात्विक उत्खनन। अब पुरातात्विक उत्खनन नहीं समझ में आता ना, तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का एविडेंस ढूंढते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि मिट्टी के नीचे दब गया होगा, तो खोद के निकालते हैं जमीन को। क्या करके निकालते हैं? खोद के। उसे बोलते हैं पुरातात्विक उत्खनन। पुरानी चीज़ों को खोद के निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं वो क्या बोलेंगे? पुरातात्विक उत्खनन। क्या बोलेंगे इसे? प्राकृतिक उत्खनन।
दूसरा क्या है, प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे तो वैदिक क्या है, उत्तर वैदिक, बौद्ध तथा जैन साहित्य में इनमें इन नवीन नगरों का विशेष उल्लेख मिलता है। नगरीकरण के इन नए चरणों को प्राय भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का मतलब क्या होता है, दूसरा, क्या है, दूसरा नगरीकरण कहा जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से आज तक अनवरत चलता रहा है। आइए देखें नगरीकरण का पहला चरण कैसे विकसित हुआ। पहला देखेंगे जनपद और महाजनपद। देखो जनपद और महाजनपद क्या है, जगह है दोनों, क्या है, जगह। पर हम पढ़ेंगे क्या निकलता है और इसमें आगे आके द्वितीय शताब्दी सा पूर्व के क्या है, उत्तरार्ध में भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृति धीरे धीरे स्वयं को पुनर्संगठित करती है, यानी कि दोबारा इकट्ठा करती है। लोग स्वयं को कुल तथा वंशों के रूप में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कुल तथा वंशों के रूप में, जो संभवतः समान भाषा, सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते हैं। प्रत्येक कुल या वंश एक नियत भूभाग से जुड़ गया है, जिसे जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। अब जनपद किसे कहेंगे, एक जमीन के हिस्से को, किसको कहेंगे, जमीन के हिस्से को, किसको बोलेंगे, जमीन के हिस्से को, जो एक राजा का शासन द्वारा शासित होता है। संस्कृत में जनपद का अर्थ होता है जहाँ जन ने अपने पद चरण रखे हैं, अर्थात जहाँ लोग निवास करते हैं उसे बोलते हैं जनपद। क्या बोलते हैं उसे, जनपद। जैसे जैसे व्यापारिक मार्ग तथा वाणिज्य तंत्र का विस्तार हुआ, वैसे वैसे विभिन्न जनपदों को आपस में जोड़ने लगे, वैसे वैसे ये जनपद भी विकसित होने लगे। 8वीं और 7वीं शताब्दी तक कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर विशाल राजकीय इकाइयों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। जब जनपद जुड़ गए, क्या हो गए, जुड़ गए, क्या हो गए, जुड़ गए, तो उन्हें महाजनपद बोला गया। प्राचीन ग्रंथों में इन महाजनपदों की अलग अलग सूचियाँ मिलती है, परंतु एक विशेष प्रचलित सूची के अनुसार 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद थे। यह महाजनपद उत्तर पश्चिम में गंधार से लेकर पूर्व में अंग तक तथा मध्य में भारत में अशकम यानी कि गोदावरी के निकट तक विस्तृत थे, यानी कि फैले हुए थे। संभवतः इसके अतिरिक्त अन्य महाजनपद छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य भी बने रहे, यानी कि महाजनपद के अंदर छोटे छोटे क्या बने रहे, जनपद भी बने रहे। देखो आप देखेंगे छोटे छोटे जनपदों से क्या बन गया, महाजनपद बन गया। क्या बन गया, महाजनपद बन गया। ध्यान दीजिए कि अधिकांश महाजनपद गंगा नदी के मैदानी भाग में स्थित थे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे गंगा के उर्वरक मैदान, यानी कि गंगा में उर्वरक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या होता है बेटा, खेती करी जा सकती है। जब खेती कर लेंगे तो उसी में से अनाज आएगा, और अनाज आएगा तो हम उसमें से क्या कर लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपना पेट भर लेंगे, ठीक है। जिसके कारण कृषि कार्य का विकास संभव हुआ। समीपवर्ती पहाड़ियों में लोहे की उपलब्धता, यानी कि बगल की पहाड़ी में क्या मिल गया, लोहा मिल गया। क्या मिल गया, लोहा, जिसे हम लोहा शीर्षक में वर्ग और नवीन वाणिज्य पथों का विकास एवं विस्तार करेंगे। अब हम इनसे क्या करेंगे, सामान बनाएंगे और उसे बेचेंगे। क्या करेंगे, उन्हें बेचेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पखरी, क्या लिखा है, परीखा या फिर खाई, क्या है, खाई। किले या किलेबंदी शहर के चारों ओर एक गहरा तथा एक चौड़ा गड्ढा जिसमें क्या है, पानी भरा होता है, उसे क्या बोलेंगे, खाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, खाई। अच्छा देखो मानचित्र 4.3 में महाजनपदों की राजधानी को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, राजधानी। जैसे हमारे देश की राजधानी क्या है, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। क्या है, जयपुर। महाजनपदों की राजधानी को दर्शाया। इनमें से अधिकांश नगर विशाल तथा सुदृढ़ प्राचीर से युक्त थे, जिसके बाहर सुरक्षा हेतु एक गहरी खाई या पखरी बनाई जाती थी। प्राय दुर्ग की प्राचीरों के प्रवेश द्वारा जानबूझकर सकरे बनाए जाते थे, जिनसे नगरों में प्रवेश और निकास करने वाले जनों और बस्तियों का प्रतिहार द्वारा नियंत्रण किया जा सके। अब ये क्या है, बड़ी बड़ी खाइयाँ बनाई जाती थी। जैसे मैंने घर बना लिया और उसके आगे मैंने बना ली खाई। अब खाई में क्या होगा, पानी। तो क्या सेना आसानी से ऊपर आ सकती है, नहीं आ सकती ना। जब सेना आसानी से ऊपर नहीं आ सकती तो आसानी से हमला भी नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, हमला भी नहीं कर सकती। मुश्किल आएगी ना उससे, क्या आएगी,
मुश्किल। आप देखेंगे कि प्राचीन राजधानियां आज भी नगरों के रूप में विद्यमान हैं या है। आधुनिक नगर 2500 वर्ष प्राचीन थे, यानी कि आज से 2000 जो आज के हमारे नगर है ना, वो भी क्या है, वैसे ही नगर है जैसे पुराने नगर हुआ करते थे। प्रारंभिक लोक यांत्रिक परंपराएं, प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी। सभा या परिषद का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप, क्या होता था, ग्रुप होता था, जिसे हम सभा या समिति कहते थे। इस परिषद में कुल से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होता था। या स्मरण कीजिए कि भारत की संस्कृति जड़ें नामक अध्याय में बताया गया है कि यह शब्द सभा एवं समिति सर्वप्रथम वेदों में मिलता है। किसमें मिलता है, वेदों में। वेदों क्या है, किताबें, क्या है, सिंपल भाषा में किताबें, जो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ संभवतः कि इन्हीं सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के वरिष्ठ जन मतलब बड़े, हाँ, बड़े लोग होते थे। इन सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के वरिष्ठ यानी कि बड़े लोग होते थे। राजा से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वे स्वेच्छाचारी शासन करें। यह सदाचारी राजा वह माना जाता था जो मंत्रियों, प्रशासकों तथा सभा समितियों में परामर्श लेकर निर्णय ले। कुछ ग्रंथों के अनुसार, कुछ किताबों के अनुसार, हम क्या देखेंगे, कुछ किताबों के अनुसार यदि कोई राजा अयोग्य मतलब जिसमें क्या नहीं करने की क्षमता है, उसमें ना क्या नहीं है, राज्य शासन नहीं चला सकता, तो सभा द्वारा उसे पदोच्युत भी किया जाता था, लेकिन उसे राजा तो बना दिया जाता था। यद्यपि ऐसा उल्लेख महत्वपूर्ण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी विधि सम्मति परंपरा थी, क्योंकि हमारे पास उस कालखंड के पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि ये नहीं माना जा सकता कि राजा को राजा बनाया जाए, ये कि मतलब ये क्या एक परंपरा है, इसे हम सिद्ध नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, हम इसे सिद्ध नहीं कर पाए। अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार एवं परिष्कार किया। कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, अर्थात राजा सर्वोच्च अधिकार युक्त होता था, जिसे मंत्री तथा वरिष्ठ जनों की सभा या सम्मति का समर्थन प्राप्त होता था। राज्य का पद, राजा का जो पद होता था वो कैसा होता था, वंशानुगत होता था। अब वंशानुगत हमें नहीं पता होता, वंशानुगत का मतलब क्या होता है, जैसे मैं टीचर हूँ, क्या हूँ मैं, टीचर, तो मेरा बेटा भी क्या बनेगा, टीचर बनेगा। क्या बनेगा, टीचर। तो इसे बोलते हैं वंशानुगत होना, ठीक है। अर्थात वर्तमान राजा साधारणतः पूर्ववर्ती राजा का पुत्र होगा। राजा के प्रमुख उत्तरदायित्व थे कर, स्वराज्य संग्राम करना, शासन व विधि व्यवस्था बनाए रखना, राजधानी में सुदृढ़ प्राचीर यानी कि दुर्ग और परिखाएं बनाना तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु क्या रखना, सैनिक बल यानी कि हमें क्या रखना है, पुलिस वगैरह ऐसा रखना है, सैनिक अधिकारी रखने हैं। परिस्थितियों अनुसार समीपवर्ती राज्यों से युद्ध करना। मगध जो वर्तमान बिहार में स्थित है, कौशाला वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग है, अवंती जो मध्य प्रदेश का भाग है, ये सब उस काल के शक्तिशाली महाजनपद थे। ये क्या है, नाम है। और ये कहते हैं जैसे दिल्ली है, आगरा है, मुंबई है, कोलकाता, ये बड़े बड़े शहर है ना, तो ऐसे ही उस टाइम पे कौन कौन से राज्य हुआ करते थे, मगध, कौशाला और उज्जैनी। क्या है, अवंती, कौशाला, उज्जैनी, ठीक है। इसमें तो तीन ही दिया है, मगध, कौशाला, अवंती, ठीक है। अब देखेंगे, हालांकि दो महाजनपद बज्जी और उसके समीपवर्ती राज्य मल्ला की शासन पद्धति बिल्कुल अलग थी। इन महाजनपद सभाओं में अर्थात समिति को विभिन्न क्या है, अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी तथा यहाँ सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती थी आवश्यकता के अनुसार, और मत भी दिए जाते थे। मत मतलब वोट। आश्चर्य की बात यह है कि इन महाजनपद में राजा का चयन भी सभा तथा समिति द्वारा किया जाता था। राजा क्या करता था, सभा और समिति द्वारा ही चुना जाता था राजा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि महाजनपद राजतंत्र नहीं था, बल्कि ये क्या था, गण थे। गण मतलब क्या था, जिसमें लोगों की चलती हो, या संघ थे जिसमें लोग क्या करते थे, जो समिति वगैरह उसमें से एक राजा सुनती थी। इसी शासक प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, गणतांत्रिक मतलब जिसमें संविधान के द्वारा राजा को बनाया जाए राजा।
क्योंकि इन सभाओं के सदस्य भी राजा का चयन करते थे तथा प्रमुख निर्णय का निर्धारण भी वो करते थे। वास्तव में विद्वानों ने इन महाजनपद जैसे बज्जी और मल्ला को प्राय प्रारंभिक गणराज्य का कहा है, क्योंकि यह विश्व की सर्वप्रथम गणतांत्रिक प्रणालियों में से एक है। यानी कि पहले हमें पता चलता है कि हमारा ही देश ऐसा था जहाँ पे गणराज्य हुआ करते थे। क्या होते थे? गणराज्य हुआ करते थे। इतना